क्वेश्चन बता दो सर। आगे पढ़ लो। क्वेश्चन बता दो। चलो कहाँ तक हुआ था बेटा? सेंटीमीटर हो गया था, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिट लोग नए हैं, कौन लोग नए हैं, कहाँ से आप लोग? यहाँ रहते हैं कि बात नहीं करते? आप बोला गया था आपको सेंटीमीटर फोर्स, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बात नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में मूव करता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है बेटा इसे सर्कुलर पाथ में अगर मोशन करता है, ठीक है, उसको सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टुवर्ड्स एंगल, ठीक है। कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है किसी बात शुरू हो जाए तो बात उस कंडीशन में क्या है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, इससे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो उसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि सेंटर सर्किल के सेंटर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कर दिया गया है सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। और ये डायरेक्टेड होता है बेटा किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, इसलिए ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रेडियस आर है, वेलोसिटी इसकी v है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है या पार्टिकल जो भी लिया है वो m है। तो हम लोग ने सभी लोगों ने न्यूटन सेकंड ना पढ़ा हुआ अपने कक्षा में पढ़ा है ना, तो f की वैल्यू वो आता है तो ac ये बिल्कुल a की वैल्यू कोई था आपको निकाला गया तो बेटा किसके बाद में v²/r, तो ये हो गया था सेंटीमीटर फोर्स के लिए फार्मूला है v²/r के साथ यूनिट तो वही होगा जो फोर्स का होता है इतना न्यूटन। डॉक्टर बनेगी और बच्चा हो गया ये के साथ का हो गया एफसी की वैल्यू हो गया एमपी स्क्वायर बाई क्या हो गया आर के बराबर हो गया, एफसी की जो वैल्यू हो गई एमपी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो गया। यहाँ पे एयर मास हो गया वी वेलोसिटी आर रेडियस हो गया। इसी को अगर हम ओमेगा की टर्म में लेते हैं, इसके टर्म में लिखेंगे बेटा ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो वी कंट्रोल होता है कितना आर ओमेगा, ठीक है। ये है बेटा लीनियर वेलोसिटी, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि रेखीय वेग और त्रिकोणीय वेग में जो संबंध होता है v = r × ओमेगा। इस जगह पे हम लोग रख दिया जाए एफसी की वैल्यू होगी m r × ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन कितना r, ये आएगा m ओमेगा r स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर और r कैंसिल होगा, इसीलिए कहते हैं आप m ओमेगा स्क्वायर × r। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है तो फार्मूला आप इसको यूज कर लेना, लीनियर वेलोसिटी दी गई है तो फार्मूला इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंडीशन हम दो रिलेशन बना लेते हैं, एक तो आपका लीनियर वेलोसिटी की टर्म में, दूसरा हमारा एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। शायद फार्मूला आपने लिख लिया था कि लिखना था हो गया था। आप लोग देखना है इट इज सेंटीमीटर फोर्स, जो लोग लिखे वो लोग लिखे सेंटीमीटर फोर्स। आगे के अंदर वाली हिंदी पढ़ा होगा, आगे के अंदर वाली से हिंदी बोल देते हैं सेंटीमीटर फोर्स हो गया। तो बस यही तक हुआ था ना, इसी समय आपको सेंटीमीटर भी बता देते हैं तो उसके बाद में इसका एप्लीकेशन बताया जाएगा, हो गया। ठीक, हम एक क्या पढ़ते हैं और सूडो फोर्स, इसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जो सेंटीमीटर फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं बेटा वो दोनों आपस में म्यूचुअली इक्वल होते हैं, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक। सेंटीमीटर फोर्स हम मानते हैं अंदर की तरफ और इसी के बराबर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जो इससे बैलेंस करता है। रीजन क्या होगा, जब आप इसकी तरफ इस ऑब्जेक्ट में अगर एक सिंगल फोर्स इधर आएगा ये तो इधर की तरफ मूव कर जाएगा ना, तो उसको क्या करने के लिए बैलेंस करने के लिए उसी के बराबर माना जाता है बाहर की तरफ एक अनदर फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी को आपने सूडो फोर्स पढ़ा होगा, मतलब झूठा छत में जो भी हम हिंदी टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसी को आपको नोन एज क्या सूडो फोर्स। तो फार्मूला जो दोनों का होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये तभी डेवलप होगा जब ये है, जैसे कंडीशन क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स का डेवलपमेंट तभी होगा जब उस पर क्या लग रहा होगा, सेंटीमीटर लग रहा होगा। विदाउट
है जिसके इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो एक बैलेंसिंग फोर्स होता है जो कि एक्चुअल में इसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए इसे सूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो का झूठा, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स a force which act opposite to the direction of a force which acts opposite to the direction of centripetal force which act opposite to the direction of centripetal force, but magnitude will be equal to centripetal force. Equal to centripetal force. Magnitude will be equal to centripetal force, and given by देखिए FCF, C फॉर सेंट्रीपिटल, F फॉर सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। इसकी वैल्यू हम फार्मूला वही लिखेंगे mv²/r या m⍵²/r। लेकिन कंडीशन होता है ये तभी लगेगा जब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। मतलब ये एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स केवल लगता है तो इसका मतलब बॉडी कहाँ आ जाती है? टूवर्ड्स सेंटर। उसको बैलेंस करने के लिए कोई ऐसा फोर्स लगता होगा, जैसे हम कहते हैं ना भगवान कुछ हैं, ईश्वर कुछ हैं, या जो भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, ठीक है, अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो वो जो भी कुछ हैं हमने देखा नहीं है ना, दिमाग का नहीं करेगा कोई किसी देवी देवता भूत से, हाँ कोई चलिए ठीक है, कोई तो अच्छी बात है ना, ठीक। पर किसी हुई नहीं यार, ठीक। तो वो हम लोग ऐसा हाइपोथेटिकली मानते हैं ऐसा होता होगा, ऐसे ही हाइपोथेटिकल फोर्स होता है, एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। बट ये माना जाता है इसको बैलेंस करने के लिए अनदर फोर्स डेवलप होता है, ऐड करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? समझ लिया? देखिए it is also called pseudo force. It is also called pseudo force. It also called pseudo force and act only when centripetal force acting on the body, only when centripetal force act on the body, मतलब इसका रेजिस्टेंस तभी होता है जब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? काम करता है या लगता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन द टी कंडीशन हो गया बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो होता है एप्लीकेशन, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक क्वेश्चन इसमें कर लीजिए तब बात करते हैं बेटा। देखिएगा ब्लॉक ऑफ मास, एक क्वेश्चन करिएगा, ये ब्लॉक ऑफ मास block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is connected with a block of mass 2 kg is connected with a string, is connected with a string, 2 kg is connected with a string of connected with a string of breaking
strength of breaking strength 500 Newton, breaking strength 500 Newton, and length of string is 50 centimeter. लेंथ पहले बोला नहीं कहते ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर लिखिएगा। देन कैलकुलेट मैक्सिमम सेफ स्पीड with which block है दीवार so that स्ट्रिंग इधर के रोक लिखा है, स्ट्रिंग does not broken, so that string does not broken, क्वेश्चन जो लोग नहीं समझे हो बेटा समझ लीजिए। बोला गया है एक रोप है, रस्सी है, ठीक है, या स्ट्रिंग है, उससे एक ग्राफ को कनेक्ट करके हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा गया और उस स्ट्रिंग की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको दी गई है, ठीक है, कितना फोर्स पे फोर्स लगेगा मतलब टूटेगा नहीं, पूछा जा रहा है किस मैक्सिमम स्पीड से हम उसको उस सर्कल में घुमा सकते हैं जिससे वो टूटने ना पाए। ठीक, आ गया, ये फार्मूला है 545 कितना 525 ये कंडीशन आपको दिया गया है, ये स्ट्रिंग है, ये सेंटर है, मान लो लेंथ आपको 0.50 सेंटीमीटर तो 0.5 मीटर हो गया बेटा। इसको घुमाया जा रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सर्किल में, बोला है कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इसको हम घुमाए हैं, वेलोसिटी हमें फाइंड करना था, कितनी वेलोसिटी के प्रोवाइड इसको मैक्सिमम सेव किया जा सकता है कि आपकी स्ट्रिंग टूटने ना पाए। बेटा जब इसको आप रोटेट करेंगे ना, क्या करेंगे, जब रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, एक टेंशन डेवलप होगा और वो टेंशन डेवलप होगा, मैक्सिमम जितना टेंशन डेवलप होगा वही उसकी बेयरिंग कैपेसिटी के बराबर होगा। ठीक है, और जो टेंशन होगा कि ये इसमें डेवलप होने वाले सेंटीमीटर क्या होगा, फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, पार्ट सेफ, ठीक है, तो टी की जो वैल्यू होगी वही एफ हो जाएगा और यही वैल्यू हमारी एम बी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टी है, टी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, टी 500 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी जो होगा उसमें जो टेंशन डेवलप होगा उसके बराबर होगा, वही एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। अरे जैसे आप इसे घुमाओगे तो इसमें देखो टेंशन डेवलप होगा ना, एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपका दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। अगर वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसकी यहाँ से टूट जाएगा। जैसे धागा मोटर पैटर्न कर सकते हो, एक धागा ले लीजिए, बहुत मोटा मत दीजिएगा, ऐसा जो इजी हो टूट जाए। ठीक, लेकिन ऐसे मत घुमाना टूटे तो पेट में लग जाएगा, या सर पे घुमाना सर पे लग जाएगा, ऊंचा करके घुमाइए, इतना स्पेस बनाइए कि आपको चोट ना आए। ठीक है, कोई आप स्टोन लगा बात लीजिए उसमें एक इंच पे और ऐसे घुमाना शुरू करिए। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे उसमें टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी, अब वो मेंटेन कर पाते कि नहीं आप उस पर डिपेंड करता है, एक कंडीशन ऐसी आएगी वो स्ट्रिंग आपका क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में कब टूटता है, कब तक नहीं टूटेगा, जब तक एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू एफ सी की क्या हो जाएगा, या टेंशन के उसमें बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दिया है कितने ग्राम का है, 2 kg का। वेलोसिटी निकालना, रेडियस की वैल्यू 0.5 दिया है। ठीक, तो बी स्क्वायर की वैल्यू करोगे बेटा, ये होगा देखो नीचे आएगा 5 × 0.5/2, तो ये हो गया बेटा 2
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 125 आ जाएगा। ये हो गया बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 125 है, इसी को 25 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वेलोसिटी से उसको आप रोटेट करेंगे तब तक आपका वो टूटने नहीं पाएगा। कि स्पीड से ज़्यादा हुई तो क्या करेगा, वो टूट जाएगा। मतलब तब तक ब्रेक नहीं करेगा जब तक उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर नहीं। उससे अगर एक्सीड करते हैं आप और तेज कर दें तो फिर ब्रेक कर जाएगा। लिखिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? आपने जो हमारे बेसिक है जब हम देख लेते हैं, आपको जब पढ़ना सर्कुलर शुरू किया तो तभी बोला था बेटा जब हम किसी टर्निंग पे मुड़ते हैं तो अपने आप को वर्टिकल से झुका देते हैं, ठीक। अगर आप 2 व्हीलर से होते हैं और अगर आप 4 व्हीलर से होते तो लेकिन यहाँ पे रोड मुड़ी होती है, एक साइड आप देखेंगे रोड नीचा होगा, दूसरा साइड थोड़ा ऊँचा होता है, ठीक है। और ये चीज़ें हाईवे पे आपको सफिशिएंट क्या क्वान्टिटी मिल जाती है। यहाँ पे सब आप जाओ हाईवे पे कहीं ना, जहाँ रोड मुड़ी हुई है वहाँ पे एक साइड में काफ़ी क्या इंक्लाइनेशन आ जाए, दूसरा साइड आपका डाउन होता है। अभी यहाँ बगल में आपका अमर जाते हैं ना, फ्लाईओवर जो बना है आप देखो इस साइड टर्निंग हमारे ऐसे में है, ठीक। तो इस साइड के जो फ्लाईओवर का एरिया है आप देखोगे वही साइड का 2 से 2.5 फीट का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो डिफरेंस इसीलिए बनाया जाता है बेटा कि जब गाड़ी आपकी जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स होगा उसको प्रोवाइड करने के लिए। जैसे 2 व्हीलर से आप जाते हो तब तो अपने आप को झुका लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो उस केस में आपको ऐसा नहीं कि 2 पहिया ऊपर 2 पहिया नीचे आप चलाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होता है, एक साइड हमारा ऊंचा, यानी कि रोड को ही ऐसा डिजाइन किया जाता है, एक साइड हमारा ऊंचा और दूसरा साइड क्या हो नीचा हो। और उस टर्निंग पे हर जगह जहाँ पे भी इस टाइप का होता है टर्निंग, उससे पहले आपको लिखा होता है सेफ स्पीड या सेफ वेलोसिटी या सीमित या सुरक्षित चाल। आपको एक बोर्ड लगा होता है स्टार्टिंग से पहले कि मतलब अगर उस स्पीड से आप जाते हो तो आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, स्किड नहीं करेगी। अगर स्पीड आपको उससे एक्सीड करते हैं, अगर उससे ज़्यादा स्पीड से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं उस टर्निंग पे तो आपकी गाड़ी क्या हो सकती है, पलट सकती है, स्किड कर सकती है, ठीक। लेकिन कभी कभी जैसे मान लो टर्निंग एक है तो मुझे सबसे बताते हैं, मान लो ये टर्निंग है बेटा, अब मान लो इस टर्निंग पे आपको दिया गया है यहाँ पे सेफ स्पीड है, सीमित चार्ज जो दिया गया है, मान लो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। कितना दिया गया 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर उस टर्निंग पे आप मुड़ेंगे तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 40 के बजाय मान लो किसी टाइम पे आपने कुछ होता है ना, कुछ टाइम रूल तोड़ने वाले, आप देखते होंगे कुछ होते हैं हमेशा हर काम में रूल तोड़ते हैं, ठीक है। और किसी दिन तोड़ते फिर टूट जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, बाय द वे आप गर्मी के टाइम में 40 के बजाय आप 50 किलोमीटर पर आवर से चले गए और आप क्या आपकी गाड़ी स्किड नहीं की, आपकी गाड़ी बाय द वे स्किड नहीं की, ठीक। तो उसके इसमें आपको क्या होगा, कैसा फील होगा कि फालतू बेवकूफ बनाए हुए 40 किलोमीटर लिख के, ठीक होगा ना। भाई लिखा था 40, हमको 50 तक चले गए, कुछ नहीं हमको हुआ, ठीक है। तो वो कंडीशन जो आपका आता है ना, ये एडिशनल जो आपको रीडिंग चार्जेस दी जाती है और आप 50 तक जाते हैं तो ये जो रीडिंग बनाई जाती है इस रोड के जो इंक्लाइनेशन होता है उसके बेस पे बनाया जाता है। क्या करते हैं, उसके बिहार पे बनाते हैं कि कितने आप सेफ स्पीड से उस पर जा सकते हो। ये एक्स्ट्रा जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम कर लेते हैं वो रोड और टायर के बीच लगने वाले फ्रिक्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है फ्रिक्शन की वजह से इस ऐसे आप गाड़ी ले जाते हो। अब इसकी मोड़ोगे ऐसा नहीं तो गाड़ी आपकी स्लिप कर जाती है, होता है क्या भाई। अगर प्लेन रोड है और आप जा रहे हो गाड़ी मोड़ते हो उसमें स्पीड में जाती है या स्पीड में जाती नहीं होती ना। इसका मतलब उस कंडीशन में भी हमारे रोड और क्या टायर के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर लेते हैं, वो ड्यू टू किसके है, फ्रिक्शन। और
मान लो सूखा मौसम है, गर्मी का टाइम है, ठीक है, आप 10 तक इससे ज़्यादा जाने पर ओवर टर्निंग मान लो हो रही है, ठीक, आप ये 10 किलोमीटर पर आवर जो एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं किसकी वजह से है? फ्रिक्शन बिटवीन लोड एंड टायर। अब अगर बाय में आपकी आदत पड़ी हुई जब आप जाते सेफ है, अगले दिन बारिश हो गई, क्या हो गई? बारिश हो गई, और जब बारिश होगा तो रोड कैसा होगा? गीला होगा, और जब गीला होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेगी? रिड्यूस कर जाएगी, फ्रिक्शन का मान क्या होगा? घट जाएगा। और गलती से आपने फिर उस दिन क्या किया? 50, तो कहाँ गिने थे? गड्ढे में, ठीक है। इसीलिए जो आपको सीट से स्पीड लिखी होती है वो मौसम को देख के नहीं लिखी होती है। या आपके मानो गाड़ी है, गाड़ी नई है, टायर बढ़िया है, तो ग्रिप ज़्यादा रहता है तो फ्रिक्शन कम, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अब पता है किसी की गाड़ी की टायर घिस गई है, तो ऐसा थोड़ी अलग अलग टायरों के लिए अलग अलग डिजाइन करेगा, इस कंपनी के रहेगा तो इतना चौड़ा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए जो वहाँ पे लिखा होता है ऑलरेडी किसकी वजह से होता है? ये जो एंगल हमारा बनता है थीटा, इसकी वजह से होता है। बाकी आपका टायर घिसा है, पतला है, चौड़ा है, मोटा है, वो चीज़ आप उस पर डिपेंड करते हैं जो एक्स्ट्रा क्या सेफ्टी आप गेन करते हैं, ठीक। बट अगर इस स्पीड जो वहाँ पे रिटर्न है तब तक जाते हैं तो कोई आपका क्या वहाँ पे ओवर टर्निंग के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग भी इससे एक्सीड करके ट्राई मत करिएगा, ठीक, क्योंकि वो ट्राई करना अभी तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, फिर आपके नेताजी थे जानते हैं क्यों? राजकिशोर सिंह, ठीक है, उनके लड़के का यही हुआ था, ठीक है, फ्लाईओवर में वो भी यही कर रहे थे, बड़े बाप के बेटे थे, हाँ, ठीक है, तो वही एक्शन बाजी वो भी कर रहे थे, कितने में गए थे कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा हुआ तो फिर पता लगा दुनिया से रुकना पड़ा। तो ऐसा कुछ आप लोग भी ट्राई मत करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग में हमारे जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपका क्या ओवर टर्निंग बनता है से वेलोसिटी पे हम लोग नहीं उसी को डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहला लिखिएगा एप्लीकेशन आप क्या देखिए, मोशन ऑन बैंड सर्कुलर रोड, बैंड BAND, बैंड सर्कुलर रोड, मोशन ऑन बैंड सर्कुलर रोड, सर्कुलर। चलो, अब यहाँ पे बेटा टू व्हीलर की भी कंडीशन होती है, फोर व्हीलर की। जब फोर व्हीलर टू व्हीलर का बैंकिंग की जरूरत नहीं होती, वहाँ खुद बैंक हो जाते हैं, लेकिन जो फोर व्हीलर का होता है तो वहाँ पे बैंकिंग रोड में देनी पड़ती है, ठीक। तो हम लोग जो करेंगे बेटा मैथमेटिकल फार्मूला दोनों के लिए सेम है, चाहे आप टू व्हीलर से जाएंगे बैंकिंग हम खुद बढ़कर से रुकते हैं, आप कहीं भी चलाइए, जब मुड़ते हैं तो क्या करते हैं ऑटोमेटिकली झुक जाता है, ठीक। तो अब कितना आपको झुकना पड़ता है आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। जब आप तेजी से साइकिल चला रहे होते हो, गाड़ी को मुड़िए, साइकिल को मुड़िए, तो आपको वर्टिकल से ज़्यादा झुकना पड़ता है, और स्लोली जब चलाते हैं तो रिलेटिवली कम झुकना पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर रेडियस आपका ज़्यादा है, जहाँ से मोड़ है रेडियस क्या है बेटा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, तब कम गिरने के चांस है, आपको कम झुकना पड़ेगा। और रेडियस अगर क्या है ज़्यादा है, रेडियस कम है, तो उसके आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है। बहुत दूर ज़्यादा कोई प्रक्रिया काफ़ी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेंटर स्कूल की टर्निंग है ना, आप यही देख लो, उधर वाला साइड ऊंचा है, इधर वाला साइड क्या है नीचे, हाईवे में बहुत दूर है, अगर पैदल पैदल चले जाओगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो होता है वो रोड जब डिजाइन, जब रोड डिजाइन की जाती है तो कंडीशन आपका वही होगा बेटा, ठीक है। उससे के बेस हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे होगा, तो लिखिएगा बैकग्राउंड हो गया, हेडिंग बना दिया, चलिए बैकग्राउंड देख लेते समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे। ये मानो कोई रोड है बेटा, कार्नर रोड है, पतला हो गया, बराबर है, दो गाड़ी के पास ही आ गया, एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग ये देख रहे बेटा कि यहाँ से मान लो इंक्लाइनेशन आपका थीटा है, कितना है थीटा, मतलब इधर वाला साइड में इस वाले साइड से थीटा एंगल क्या बनाना है, पॉजिटिव से बनाना है, ठीक। आपके नहीं गाड़ी रखी, अब इसका जो वेट होगा वो कितना काम करेगा, कोई भी आपने कहीं भी आप रखोगे बेटा हमेशा उसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड काम करता है। रीजन है
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होती है तो जो होता है हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किधर की तरफ बेटा, डाउनवर्ड हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन है अगर इसकी रेडियस हम लोगों ने क्या ले रखा है, आर है, मान लो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस लिया है हमारा आर से निकाल लेते हैं, इसका रेडियस कितना है, आर है। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं बेटा, दिया जाता है कि क्या विथ ऑफ द रोड, विथ रेडियस नहीं होता है। ठीक है, ये रोड की जो चौड़ाई है वो उसकी रेडियस थोड़ी है, रेडियस का इसका तब पाथ का सेंटर होगा ना, उसे रेडियस हम बोलेंगे। तो रेडियस की वैल्यू क्या देते हैं, चलिए आर है। सपोज इसकी v वेलोसिटी से आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से बेटा, v वेलोसिटी से जब चल रही है तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको रहेगा वो कितना रहेगा, mv²r, कितना रहेगा, बाहर की तरफ वेट mv है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हमारे बनते हैं, जो वेट है, ठीक है, इस कंडीशन में हम इसको वेलोसिटी वाला से दिखाते हैं। ये मान लो हमारा नॉर्मल फोर्स है बेटा और इसकी वेलोसिटी हम यहाँ दिखाते हैं, v वेलोसिटी से आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है, v वेलोसिटी से आपकी गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो अगर यहाँ से हम एंगल बनाए, इधर से एंगल बनाओगे तो ये एंगल भी क्या मिलेगा आपको, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से हम लोग वहाँ पे ड्रा करते हैं। लेकिन तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या बनता है, थीटा। अब थीटा के साइड में mg का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा। तो थीटा के साइड का जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, cos थीटा होता है, और थीटा के अपोजिट वाला जो होता है वो क्या बनेगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक, अब केस क्या है, ये तो कंडीशन हमने ये बना लिया, mg cos थीटा हो गया, mg sin थीटा हो गया। दूसरा तरीका होता है हम लोग जब ब्रेक करते हैं एक नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स आप कह रहे हैं, इसी को रिएक्शन फोर्स कह देते हैं बेटा। कभी कभी हम लोग नॉर्मल फोर्स को तोड़ते हैं, ये आएगा आपका थीटा का ये है, इधर से भी समझा देंगे तो बनाइएगा, अभी मत बनाइएगा, दोनों तरह से आपको बता देते हैं, बनाइए नहीं। तो ये आएगा, इधर से जब तोड़ेंगे n को तोड़ेंगे, अगर बाद हमने यहाँ mg को तोड़ा, अगर आप n को तोड़ेंगे तो n का इधर का कंपोनेंट आएगा कितना, n cos थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट इसका इधर कितना आएगा वो आ जाएगा हमारा n sin थीटा है। ठीक, तो ये नॉर्मल है, ये यहाँ इसके प्लेन में, इसके हम लोग प्लेन में तोड़ रहे हैं, तो एक कंडीशन ये आया, जैसे थीटा यहाँ से बना रहे हैं ना, थीटा ये साइड हम ले रहे हैं, ठीक है, एंगल पर ये थीटा आपका होगा यहाँ से, ये थीटा होगा और करस्पॉन्डिंग क्या अपोजिट एंगल ये थीटा आएगा। ये आपको वहाँ से दिख रहा है कि ऐसे, अरे हमारा ये इधर से एंगल ऐसे बना है, ये sin थीटा बाहर लगेगा ना यहाँ का, ये कंडीशन है, ये r है, ये n आपने लिया, इधर से आपने थीटा लिया, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, जैसे कि sin थीटा के बराबर mg के दिखाया था, थोड़ा ऊपर आएगा, क्या कह रही है, नहीं सुन रहे, जैसे mg को sin थीटा लिखा है तो इसके पर नहीं इस पे नहीं आएगा, ये तो हम इसको एक तरीका बोले हैं कि हम जब इसको तोड़ते हैं तो इसका एक कंपोनेंट cos इधर sin इधर, अगर n को तोड़ोगे तो n cos थीटा इधर, n का इधर का कंपोनेंट आएगा n sin थीटा। ठीक, उस केस में जब हम n को तोड़ेंगे तो इधर वाला आएगा n, अभी लिखेगा नहीं, ये समझाने के हमको ना, n cos थीटा इधर तो n sin थीटा किधर हो जाएगा इधर, तो ये n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, n sin थीटा mg² r को बैलेंस करेगा। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन में तब जब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये n cos थीटा किसको तो बैलेंस करेगा, mg को, और n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg²r को। तो यहाँ से जब रिलेशन लिखते हैं तो हमारा आता है n sin थीटा इक्वल टू आएगा mg²r, और n cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है, अब इनको दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आएगा sin बाई cos, ये n कैंसिल होगा तो आ जाएगा tan थीटा बराबर, ये n कैंसिल होगा b² क्या r। तो हम लोग जब इक्वेट करते हैं तो नॉर्मल फोर्स को तोड़ के किया जाता है, जब लगाएंगे किसको तोड़ के लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स को तोड़ के हम दो कंपोनेंट बांटेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये mg cos थीटा n के बराबर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के, और ये mg sin थीटा जो होगा mg²r के बराबर। तब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा mg sin थीटा mg²r, और mg cos थीटा बराबर क्या n। अब यहाँ पे दो अननोन फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, इसलिए हम तोड़ेंगे किसको, n को तोड़ेंगे, mg को नहीं तोड़ेंगे। अभी डायग्राम हम बना दे रहे फिर से, तो हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, n को ब्रेक करेंगे। ठीक, तो अब क्लियर डायग्राम फिर से बना देते हैं, समझ गए ना। मतलब ब्रेकिंग दोनों टाइप से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दो अननोन हो जाएंगे इसलिए इसको नहीं, इसको हम ब्रेक ना करके बल्कि इसको ब्रेक करेंगे। तो फिर से हम डायग्राम बना देते हैं, अब आप बनाइए।
एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे, जब हम लोग कोर्स पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, उस केस में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि हमेशा जो नॉर्मल फोर्स होता है इसी को रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स या इसी को हम लोग रिएक्शन फोर्स आर से दिखा देते हैं। ठीक, ये हमेशा इस प्लेन के नॉर्मली होता है आउटवर्ड। ठीक, जैसे सुन लो पहले तक उसको हम, जैसे ये प्लेन है, आपने किसी बॉडी को रखा, अगले चैप्टर में पूरा हम लोग पढ़ेंगे, इसका वेट mg जो होगा नीचे, वेट तो हमेशा डाउनलोड ही करेगा, इसका नॉर्मल फोर्स हमारा यहाँ पे इसके बराबर हो गया, या इसी को आर से दिखा देंगे तो एल की वैल्यू mg के बराबर हो गया। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं, एंगल यहाँ पे थीटा है बेटा, उस केस में वेट तो हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई थी, mg, यहाँ पे वेट mg है, लेकिन आपकी नॉर्मल फोर्स ये होगा और इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ेंगे, mg का जगह थीटा क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इधर वाला होगा mg sin थीटा। अब की बार नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, अब की बार mg cos थीटा के लिए नॉर्मल फोर्स अब की बार mg क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग कंडीशन बनती है। ठीक, हम लोग का जो यूज है वो ये वाली कंडीशन का है। ठीक, तो देखिए तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के जब तोड़ेंगे बेटा, तो इस केस में देखो बाहर की तरफ हमारा रहता है mv स्क्वायर बाई कितना r, वेलोसिटी इसका आपने v लिया है, रेडियस आप सर्कुलर पाथ आप कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं, मतलब सेंटर बेटा वो है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसके जो कंपोनेंट आप तोड़िएगा, एक कंपोनेंट बेटा हमारा इधर की तरफ आएगा, इसे कहेंगे हम लोग m क्या cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, इसका इधर का जो कंपोनेंट मिलेगा ये आएगा बेटा l sin थीटा। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, जैसे एंगल 90 चला लेना है cos थीटा sin थीटा, हाँ 90 है, कैसे सब जैसे पहले की परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, ये जो बनना है ये इसके परपेंडिकुलर है ना, देखने में तो जैसे ज्यादा लग रहा है 90 प्लस थीटा। ये कंडीशन आपकी है, जैसे ऐसे हम तोड़ देते दूसरे पे। अभी ये प्लेन पे ऐसे सुन लो भैया, इसको थोड़ा सा वहाँ से टेढ़े बैठे हैं तो टेढ़ा दिख रहा है, ये ऐसे लिया आपने, मालूम ना ऐसे गाड़ी नहीं बना, ऐसे ब्लॉक बना दे रहे हैं, ये लिखा ना। अब इस केस में बेटा नॉर्मल फोर्स हमारा इधर की तरफ काम कर रहा है। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल है, और इसके लगने वाला mv स्क्वायर बाई r हमारा किधर काम कर रहा है, इधर की तरफ। ये थोड़ा सा ये वाला हमारा ये हमारा थोड़ा टेढ़ा है, ये ऐसे है, इसके पैरेलल ऐसे रहेगा ना, ऐसे mv स्क्वायर बाई r। ठीक, और इसको थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसलिए सीधा दिखा। ठीक, तो ये जो है mv स्क्वायर बाई इधर n का एक कंपोनेंट इधर आया बेटा, और एक कंपोनेंट इसके अपोजिट आया, ये n था, ये थीटा है, ये आगे n cos थीटा, और ये क्या आ गया, आप सीधा दिखा, वही है, वो थोड़ा सा आगे पीछे, ये ऐसे इसके पैरेलल आएगा, तो क्या बेटा हम और सीधा कर देते हैं ये अरे बेटा। ठीक, थोड़ा टेढ़ा देखे तो टेढ़ा लग रहा होगा, अब दिखा सीधा, अब 90 बन रहा है ना, अब 120 नहीं है, चलो ठीक है, वही है बेटा। तो ये केस हो गया mv स्क्वायर बाई r जो है वो n sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो पाथ सेम टर्निंग जो लिखते हैं हमारा सेंटेंस का वो है, एकदम पाथ सेम टर्निंग n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r एंड n cos थीटा इक्वल टू mg। अब यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे, हम डिवाइडिंग प्रोसेस को मान लो फर्स्ट है, इसे सेकंड है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg। m कैंसिल हो जाएगा बेटा, m कैंसिल होगा, तो यहाँ से बढ़ेगा हमारा sin बाई cos मतलब tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। एक रिलेशन हमारा ये बन जाएगा, इसको हम थर्ड बना लेते हैं, r करके v स्क्वायर की वैल्यू की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा rg tan थीटा, तो v की वैल्यू की अंदर rg tan थीटा।
पास से टर्निंग लिखा है हमने। हो गया ना? चलो अब देखो यहाँ से क्या है, आर यानी कि बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर है। दैट मींस बेटा जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से आप सेफ्टी से क्या कर पाएंगे, टर्न कर पाएंगे। यानी कि अगर रेडियस की वजह से मान लो रोड ऐसे ऐसे मुड़ा तो आपको जल्दी मुड़ना चाहिए। यहाँ पे रोड है, जस्ट टर्निंग है। अब अगर आप इस रूट से आए गए होंगे, देखिए गेवे के बाद जो टर्निंग है जस्ट टर्निंग है, तो आप यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है टर्निंग क्विकली है और जहाँ पे ज़्यादा रेडिया रहता है वहाँ पे आप हाई स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको उसी सर्कुलर पाथ में मुड़ना है, जैसे रोड आपकी गाड़ी में बदल नहीं जाएगा भाई, रोड जो डिजाइन हो गया ऐसा थोड़ी हम कल 120 में चलना चाहते हैं तो रोड में ऊंचा नीचा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसका जब आपने बनाया गया तो डिजाइन कर दिया गया इतने पे आप चल सकते हो। ठीक, तो वहाँ पे हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अगर आप 2 व्हीलर से जाते हो, किससे जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, तो आप अपनी मर्जी से स्पीड को वैरी करा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। ठीक, लिमिट होने का मतलब जैसे है आपको स्लोली अगर कम स्पीड से जा रहे हैं तो आपको कम टर्न करना पड़ेगा, ज़्यादा से जाएंगे तो टर्निंग और होगी, लेकिन अब इसका मतलब नहीं होता कि आप एकदम लेट जाएंगे। ठीक, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा जाएंगे तो भी क्या करेंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे। जब हम टर्न करते बेटा अगर नहीं उठ चुके तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे। 2 चीज़ें होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप रोड पे टर्न करते हैं, अगर आप अपने आप को वर्टिकल से झुकाएंगे नहीं तो किधर गिरेंगे, आउटसाइड, मतलब मुड़ इधर रहे हैं तो गिरेंगे बाहर की तरफ। ठीक, अगर आपने जरूरत से ज़्यादा झुका दिया, जैसे कुछ एक्शन बाद होते हैं एकदम ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जरूरत से ज़्यादा झुका दिया तो क्या करेंगे, ये पहले ही नीचे जाता है। ठीक, तो उस कंडीशन में गाड़ी आपके ऊपर होगी और आप उसके नीचे सकते हुए जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन आपका होगा दोनों तरफ से ही, अगर जरूरत से ज़्यादा आपने झुका तो भी गिरेंगे, जरूरत से कम झुका तो भी गिरेंगे। ठीक है, इसलिए हम जैसे आपकी स्पीड घटाते हैं बढ़ाते हैं उससे गाड़ी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये तो एडजस्टमेंट आपके 2 व्हीलर के लिए कैसा है, अप्लीकेबल है बेटा। 4 व्हीलर की कंडीशन में क्या है, क्योंकि रोड में इंक्लाइनेशन जो होगा उतना ही हम क्या कर सकते हैं, झुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं झुक सकते। इसीलिए वहाँ पे सेफ स्पीड लिखी जाती है, जो सेफ स्पीड लिखी जाती है वो 2 व्हीलर वालों के लिए नहीं रहती है, किसके लिए रहती है, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर मतलब ये नहीं चाहते यहाँ पर तभी अगर 8 वाला 10 वाला 20 वाला ट्रक हो तो भी उसके लिए वही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वो सबके लिए क्या होता है, वही रहता है। वैसा मत कहना कि काफी घंटा में 4 व्हीलर ही दिया जाता है, 3 व्हीलर होगा तो भी वही रहेगा, मतलब 2 व्हीलर को छोड़ के बाकी जो भी हायर है सबके लिए रिलेशन वही फॉलो होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो गया सेम वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अब यही चीज़ फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 व्हीलर के लिए भी 4 व्हीलर के लिए भी। 2 व्हीलर के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमें वहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी अगर वेलोसिटी दी होगी तो थीटा पूछा जाता है। अगर वेलोसिटी जैसे कहा जाए कोई बाइकमैन है वो 80 की स्पीड से रोड पे मुड़ना चाहता है जिसकी रेडियस मान लो 100 मीटर है, कितना है रेडियस 100 मीटर है, तो उस कंडीशन में उसे कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से मुड़ सकता है। ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी से कितनी मुड़ सकता है, मतलब 80 दिया गया तो थीटा पूछा कितना थीटा बनाना होगा उसको। अगर वेलोसिटी दे दी जाएगी तो क्या पूछा जाएगा आपको, थीटा क्या होगा उस समय। और अगर आपको थीटा दिया गया है बेटा तो क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी। जैसे रोड बना दिया तो थीटा फिक्स हो गया, तो ये नहीं वेरी करा सकते। तो 4 व्हीलर के केस में जब में होगा तो क्वेश्चन लगाते समय हम इसका यूज ज़्यादा करेंगे। 2 व्हीलर की कंडीशन में होगा तो वहाँ पे आपका थीटा जब फिक्स नहीं रहता है, वहाँ हम क्या करते हैं वेलोसिटी जैसे जरूरत होती है उस रिगार्डिंग थीटा को एडजस्ट करते हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। देखिए बेटा, ये समझ गया ना? यहाँ पे लिख लो v, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ tan थीटा। थीटा ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा वेलोसिटी से मोड़ पाएंगे, ठीक है। और v यहाँ पे है, v है सेफ वेलोसिटी, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की आपकी रेडियस हो जाती है। जी सब लोग जान ही रहे हैं। एक चीज और पूछा है उसमें भी काम करिए। अगर ये हाइट आपको दी दी जाए h, और इसका जो विड्थ दिया है वो दी दिया गया है, क्या दिया है? विड्थ दी दिया है। तो फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय क्या? बेस। तो यहाँ पे हम इसको अगर इसके टर्म में लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन 4 कैन आल्सो बी रिटन है v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे? h बाई rg tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह क्या लिखते हैं? h बाई d रख देंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू अंडर रूट rg इंटू h बाई d। ध्यान रखेंगे h क्या है? इस का जो आपके क्या इसके रिस्पेक्ट में हाइट है, और d इसका जो है विड्थ है। अगर इसके टर्म में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ठीक। लेकिन ये चीज़ें हम लोग जब यूज करते हैं उस कंडीशन में मेनली हम लोग यूज करते हैं जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थीटा नहीं होता है, ठीक है। अब हम ज़्यादा बना भी सकते हैं, रोड पे कितना बनाएंगे आप? अब क्वेश्चन ये कर लीजिए। A four-wheeler मूव आने या टर्न आने सर्कुलर बैंक रोड, टर्न आने सर्कुलर बैंक रोड, टर्न आने सर्कुलर बैंक रोड हैविंग बैंकिंग, सर्कुलर बैंक रोड हैविंग बैंकिंग 30 डिग्री having banking 30 degree and radius of circular path, radius of circular path is 500 meter, 500 meter. Then determine maximum, then determined maximum safe velocity, with which maximum safe velocity with which safe velocity with four-wheeler can turn on that road, इस मैक्सिमम से वेलोसिटी से उस रोड पे क्या करेगा? फोर व्हीलर मुड़ सकता है। टर्न ऑन दैट क्या रोड।
आ गया प्रॉब्लम लगता है ना। अरे हमें से मेरा से भी फाइंड करना था। ठीक, ये हो गया v की वैल्यू कितना अंडर रूट r की 10 की 20 का मान 10 ले लेना भैया। ठीक, तो r की वैल्यू 500 मीटर दिया है, g का मान आपने 10 ले लिया। tan 30 की वैल्यू 10 30 1/√3। अरे भाई sin 30/130 होगा ना, 1/√3 होता है बेटा। और √3 की वैल्यू सब बाहर निकाल सकते हैं। को बाहर ठीक है, यानी रूट के रूट है, अभी पहले रूट लो फिर उसका आगे ना रूट लो, बात करते हैं क्या रूट उड़ा दिया। अगर रूट का स्क्वायर होता तो बढ़ता है। अब इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, रूट देना पड़ेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन लंबा होगा। एक जगह 25 हो गया, 25 हो जाएगा रूट 2 अब हो गया क्या 1/2, तो आप लिख लो 25 रूट 2 की वैल्यू होगी 1.41 अपान 1 पॉइंट कितना 73। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप रूट ले लेना यार, कर लेंगे ना, हो जाएगा। निकाल दे .8 बना रहा हूँ, फिर इसका फिर रूट को लेना है। .9 अब आ रहा है, 25 इंटू पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 9 आ रहा है। और ये करेंगे 22.5 मीटर पर सेकेंड अब आएगा। 22.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर अब इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, रूट 2 अपान इसके जो डिवीजन आपने किया वो आया 1.81 और उसका रूट दे दिया तो 9 आ गया, 0.9 आ गया। मैं हमारा 2.5 पर सेकेंड क्या आ जाएगा 5000 करने में क्या चीज। हाँ जी 5000 था, आपने 2500 गुणे 2 लिखा तो 2500 का रूट लिया 50। अरे यार 50 लिया अब उसके बाद अंडर रूट जो 2 की वैल्यू आप रखते हैं जब वो नीचे रखा है, नीचे तक 1.73 ये जैसे अंदर 2 ही रखा है। एक इस तरह बढ़ा ले लिया। देखो इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको भी अभी हम ऐसे रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत अभी नहीं है ना। इसको लिख लिया हमने 2500 25 गुणे 2 गुणे 2 रूट बटे 1/√3 इसको लिखा। तो ये ऑलरेडी रूट में है। वो ऑलरेडी अंदर है। हाँ, हमने क्या किया 2500 का रूट ले लिया 50 और इस रूट 2 अच्छा इसका तो ऑलरेडी हम ले वो चुके हैं। ऑलरेडी अंदर में है। हाँ, ये ले चुके, खाली ये बचा है। लोग जब कैलकुलेशन नहीं कर पाते इसमें मत ये इसका तो ऑलरेडी रूट हम ले चुके भैया ने, एक बार ले चुके हैं यार। अंडर रूट 1.1 क्या होता है 1.41 अपान √3 का वैल्यू आ गया अंडर रूट 1 पॉइंट कितना 7। इसका आप लेके तब करो, ऐसा कर लो छोड़ दो कैसे 173 का 200 से डिवाइड मतलब 1.35 आ रहा है। 50 into 1.41 अपॉन 1.31 ये लगा आ रहा है इसका रूट। ये 1 पॉइंट कितने का रूट बना है, एक साथ लगभग आ जाएगा 1.1। अब इसको डिवाइड कर दो, पूरे का डिवाइड कर दोगे तो 1.41 है और 1.31 वैल्यू 1.07 अब आ रहा है। 50 into 1.07 हम पूरा कर लो भैया 1.07 53 पॉइंट
5 है, इतना बार बेटा ये आगे वैल्यू आपकी, ठीक है। वो यहाँ पे वैल्यू इतनी अब आ गई 53.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये वैल्यू आपकी हो गई सेम स्पीड जो होगी। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में डाटा जो रहेगा ये तो हमने ऐसे दे दिया है, पिछले कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। आपको एग्जाम में आसान है लेकिन आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा कि आप जल्दी नोट कर लेंगे, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे जब दिया जाता है डाटा ऐसा दिया जाता है कि आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत ना हो, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतना कर लीजिए, कल आगे बताते हैं, ठीक। इस पे क्वेश्चन हटा देंगे, बात नहीं जी, इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आगे तक बताते हैं। एक बार ये